हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम्ड ऑन दिस चैनल इंग्लिश बाय एन.के. शर्मा। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दूसरा सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। जो स्टूडेंट्स टीचर्स ग्रेड यानी टीचर से रिलेटेड किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए टीचिंग मेथड वाला पार्ट है यानी मेथडोलॉजी है, उस पार्ट से रिलेटेड आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करते हैं अपने कंटेंट को। आइए डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इन्वॉल्व्स इन। पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इन्वॉल्व्स इन मतलब है इसका कि टारगेट लैंग्वेज की जब टीचिंग कराई जाए तो टारगेट लैंग्वेज का ही स्पेसिफिकली यूज होना चाहिए। स्टूडेंट्स की फर्स्ट लैंग्वेज या स्टूडेंट की मदर टंग का यूज नहीं होना चाहिए। अर्थात टारगेट लैंग्वेज शुड बी टॉट डायरेक्टली इन टारगेट लैंग्वेज विदाउट यूजिंग स्टूडेंट्स फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग। तो एक्सक्लूसिव का मतलब है कि टारगेट लैंग्वेज को स्पेसिफिकली टारगेट लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्ट करके सिखाया जाना चाहिए। ऐसा किस मेथड में शामिल है? तो देखिए, आपको पता है पहला ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तीसरा है बाइलिंगुअल मेथड एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड सी। यू नो वेरी वेल, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो बिल्कुल इसका आंसर नहीं हो सकता। उसकी वजह जानते हो। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसमें तो स्टूडेंट की यानी सेकंड लैंग्वेज यानी टारगेट लैंग्वेज को इसमें टारगेट लैंग्वेज की टीचिंग कराई जाती है स्टूडेंट की मदर टंग का सहारा लेके, मदर टंग के इक्विवेलेंट वर्ड्स को सहारा लेके। तो यहाँ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो भर भर के मदर टंग का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें मदर टंग को बच्चे की टारगेट लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज को बच्चे की मदर टंग में ट्रांसलेट करके जो है इसमें टीचिंग कराई जाती है। तो इसमें तो एक्सक्लूसिव यूज नहीं होता टारगेट लैंग्वेज का। नेक्स्ट है बाइलिंगुअल मेथड। जैसा कि आप नाम है इसका बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड वो मेथड है जिसमें टारगेट लैंग्वेज को की जो टीचिंग कराई जाती है वो दो लैंग्वेजेस का सहारा लेके कराई जाती है। एक बच्चे की मदर टंग और दूसरी बच्चे की टारगेट लैंग्वेज। तो इसमें भी बच्चे की मदर टंग का इंटरफेरेंस है, तो इसमें भी ओनली टारगेट लैंग्वेज में नहीं पढ़ाई जाती। तो ये भी आपका गलत है। तो जब ये भी गलत है तो बोथ ए एंड सी भी गलत है। तो देखिए, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज इज ओनली इन डायरेक्ट मेथड। Direct method is also called oral method or reform method or a new method, and this method advocates a target language should be taught directly in target language. Teacher must instruct only in target language, not using students' mother tongue or without using students' first language. This is only indirect method. So now we can say exclusive use of direct method is only in exclusive use of target language is only possible in direct method. You know why this method is called direct method? This is the main reason behind this, that this method is called direct method because in this method the target language is taught directly in target language without using students' mother tongue. Okay, and this method is also called natural method because this method believes in creating an environment, the environment in which a student learns his own mother tongue. From the environment students learns his mother tongue. This is called language acquisition. So the direct method lays emphasis on language acquisition like students mother tongue. It should be directly in target language. तो हम यहाँ कहेंगे कि भाई the exclusive use of the target language involves in direct method. Direct method वो विधि है जिसमें स्टूडेंट की जो टारगेट लैंग्वेज है उसको टारगेट लैंग्वेज में ही डायरेक्टली सिखाना चाहिए। टीचर इंस्ट्रक्शन के समय, टीचिंग के समय स्टूडेंट की फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग को यूज नहीं कर सकता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सॉरी, इसका आंसर हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जी ये, द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल इज यूज्ड इन।
कोई सिद्धांत है और वो सिद्धांत है स्पेसिफिक टू जनरल इज यूज्ड इनमें से किस में स्पेसिफिक टू जनरल यूज किया जाता है का सिद्धांत यूज किया जाता है? इंडक्शन मेथड, सिंथेटिक मेथड, एनालिटिकल मेथड एंड डिडक्शन मेथड। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। देखिए डिडक्शन जो मेथड होता है, डिडक्शन मेथड में तो क्या होता है, इसमें चला जाता है रूल, पहले रूल कराया जाता है, रूल टू एग्जाम्पल, इसमें रूल टू एग्जाम्पल चला जाता है। तो रूल से हमारा क्या मतलब हो गया, यानी यहां जनरल टू स्पेसिफिक चला जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जबकि इंडक्शन मेथड में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल टू रूल होता है, और एग्जाम्पल का मतलब है स्पेसिफिक और उसके बाद रूल। तो जिसमें स्पेसिफिक टू जनरल चला जाता है उसको डिडक्शन मेथड तो नहीं कहते, इसमें तो जनरल टू स्पेसिफिक चला जाता है, इसमें तो क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। और हमसे पूछा है स्पेसिफिक टू जनरल, तो देखिए इसमें आंसर तो है आपका इंडक्शन मेथड। देखिए डिडक्शन में तो चीजों को घटाया जाता है और इंडक्शन में चीजों को बढ़ाया जाता है, तो पहले एग्जाम्पल और बाद में रूल। तो देखिए इसके अलावा सिंथेटिक मेथड का मतलब है जिसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ करके एक बनाया जाता है, जो यहां काम का नहीं है। और एनालिटिकल मेथड में कोई बिग कंसेप्ट को स्मॉल एलिमेंट्स में तोड़ा जाता है। तो यहां आपका आंसर रहेगा दरअसल इंडक्शन मेथड, क्योंकि इंडक्शन मेथड में पहले स्पेसिफिक होता है उसके बाद जनरल की तरफ चलते हैं, अर्थात पहले एग्जाम्पल उसके बाद रूल की तरफ चलते हैं, यानी आप कह सकते हो विशिष्ट से सामान्य की तरफ, और ये होता है आपका इंडक्शन मेथड। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। एन अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड, और कॉल्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एन अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग इज, जिसमें अथॉरिटेरियन लेवल होता है टीचिंग का, यानी जिसमें टीचर की अथॉरिटी होती है, उस टीचिंग को हम क्या कहेंगे? चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड एंड बोथ ए एंड बी। तो देखिए भाई क्वेश्चन को पहले समझो। एन अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग, यानी जिसमें टीचिंग का लेवल अथॉरिटेरियन है, इट मींस इसमें जो होल अथॉरिटी है वो है टीचर। तो जिसमें अथॉरिटी टीचर है, स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता। तो जब इसमें स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता, इट मींस टीचर रिमेन्स एक्टिव एंड स्टूडेंट्स रिमेन पैसिव। जिसके पास अथॉरिटी होगी एक्टिव वही होगा, तो टीचर एक्टिव रहेगा, इसमें स्टूडेंट्स पैसिव रहेंगे। इसमें स्टूडेंट्स डू व्हाटएवर द टीचर्स से और द टीचर्स टीच। जो भी टीचर सिखाते हैं स्टूडेंट वही सीखता है, तो इसमें टीचर की अथॉरिटी होती है। तो ऐसे मेथड को हम क्या कहेंगे? टीचर सेंटर्ड मेथड। क्या कहेंगे? टीचर सेंटर्ड मेथड। इसमें टीचर जो है सेंटर्ड रहता है। तो इसमें चाहे आप टीसीजी देख लो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड देख लो, वो टीचर सेंटर्ड ही होते हैं। तो आंसर आपका रहेगा टीचर सेंटर्ड मेथड। चूंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता और चूंकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड का इसमें कोई लेना देना नहीं है, बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता। आंसर है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड, अर्थात जिसमें टीचर अथॉरिटी होता है, टीचर रिमेन्स एक्टिव यानी सक्रिय जो होगा वो टीचर रहेगा, और बच्चा उसमें उदासीन यानी निष्क्रिय रहता है। यानी निष्क्रिय ऐसे तो नहीं कि कुछ करता ना हो, वो वही करता है जो टीचर उसको इंस्ट्रक्ट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। ड्यूरिंग टीचिंग ए टीचर्स स्टेटमेंट्स दैट एनकरेज स्टूडेंट्स टू एलाबोरेट ऑन एन आंसर इज कॉल्ड। देखिए, जब टीचिंग की प्रोसेस चल रही होती है तो टीचर के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, टीचर का जो कहना होता है, टीचर के जो कथन होते हैं,
वो स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं किसी आंसर की ज़्यादा से ज़्यादा जांच पड़ताल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर की डिटेल में जाने के लिए। आंसर तो एग्जैक्टली जैसे हम ही अभी देख रहे हैं कि ये आंसर है, लेकिन मैं उनकी हर एक की डिटेल में जा रहा हूँ। तो टीचर के स्टेटमेंट से स्टूडेंट्स एनकरेज होते हैं कि वो आंसर की डिटेल में जाएं, उसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन में जाएं, उसको एलाबोरेट करें, उसको एक हम कह सकते हैं कि एक बिग कॉन्सेप्ट के साथ सामने लेके आएँ। तो ऐसा कहाँ पॉसिबल है, ये बात हमें यहाँ इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो देखिए उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। दरअसल इस प्रोसेस को स्ट्रक्चरिंग नहीं कहते, इसको इंस्ट्रक्शनल वैरायटी नहीं कहते, और ना ही इसको इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। दरअसल इसको कहते हैं प्रोबिंग। तो प्रोबिंग इज द मेथड और प्रोबिंग इज द प्रोसेस इन विच स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड बाय टीचर्स स्टेटमेंट टू नो द डिटेल ऑफ द आंसर। किसी भी चीज का क्या आंसर है, क्यों है, क्या इसकी डिटेल है, उसमें जाने के लिए टीचर के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, टीचर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो यदि स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं डिटेल में जाने के लिए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोबिंग प्रोसेस। अर्थात उसका पूरा एनालिसिस करना है, अर्थात उसका पूरा असेसमेंट करना है, उसकी पूरी हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, उसका हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वाई, क्यों ये चीज़ आई है, क्यों का जवाब जो है यहाँ स्टूडेंट्स ढूंढते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, विच टेस्ट एम्स एट फाइंडिंग आउट व्हाट रिमेन्स टू बी टॉट। कौन सा टेस्ट होता है जिसका लक्ष्य होता है ये जानना कि अभी कितना सीखना बाकी है। व्हाट रिमेन्स टू टॉट यानी, या हम कह सकते हैं कि अभी कितना बचा है सिखाना, या बच्चे को कितना अभी सीखना बचा है। क्या बचा है? बचा है का मतलब जो टीचर अभी नहीं पढ़ा पाया है वो कमजोरी है, बच्चा सीख नहीं पाया है। तो जो कमजोरी को जानने के लिए, वीकनेस को जानने के लिए जो टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट यहाँ काम करता है। यू नो वेरी वेल, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज द टेस्ट, ये वो टेस्ट होता है जिससे ये पता लगाया जाता है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द लैंग्वेज हैज बीन मास्टर्ड बाय द स्टूडेंट्स। यानी स्टूडेंट्स ने लैंग्वेज के कितने पार्ट को सीख लिया है, अर्थात बच्चा कितने पार्ट पर, पूरी लैंग्वेज के कितने पार्ट पर कमांड हासिल कर चुका है, उसके लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं। अर्थात इससे पता लगाते हैं कि बच्चे में लैंग्वेज की जो स्किल्स है LSRW, उनका कितना लेवल डेवलप हो चुका है, उससे रिलेटेड ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। वहीं अचीवमेंट टेस्ट, जिसका दूसरा नाम होता है अटेनमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट या अटेनमेंट टेस्ट का जो मेन एम होता है टू फाइंड आउट हाउ मच पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सिलेबस, नॉट द होल लैंग्वेज, पर्टिकुलर सिलेबस और अ पर्टिकुलर कोर्स हैज बीन मास्टर्ड और अचीव्ड बाय द स्टूडेंट्स। यानी स्टूडेंट्स ने किसी सिलेबस के या किसी कोर्स के कितने पार्ट को सीख लिया है, यानी उसमें स्ट्रेंथ आ चुकी है, उसके जानने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट होता है। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट का संबंध तो होल लैंग्वेज से होता है, पूरी लैंग्वेज यानी कि LSRW उसकी स्किल्स है उनसे होता है, और वहीं अचीवमेंट या इसको अटेनमेंट टेस्ट भी कहते हैं, और इसका संबंध होता है किसी सिलेबस या किसी कोर्स पर्टिकुलर किसी कोर्स से होता है। वहीं डायग्नोस्टिक टेस्ट का संबंध होता है हाउ मच पार्ट ऑफ द लैंग्वेज और द सिलेबस इज रिमेन टू लर्न, कि भाई लैंग्वेज में हो या सिलेबस या कोर्स में हो, अभी कितना सीखना बाकी है, उसके लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को कहते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो वही कह रहा है कि वो टेस्ट कौन सा है जिसका लक्ष्य है कि भाई व्हाट रिमेन्स टू बी टॉट और व्हाट रिमेन्स टू बी लर्न्ड, सीखना कितना बाकी है या सिखाना कितना बाकी है, ये सब कुछ आएगा आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट में। तो आंसर है आपका सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग अ टीचर हैज टू सेलेक्ट और रिजेक्ट द वे ऑफ टीचिंग विदाउट एनी प्रेजुडिस। प्रेजुडिस कहते हैं पूर्वाग्रह, यानी पूर्वाग्रह हम कह सकते हैं, पक्षपात कह सकते हैं।
कि किस सिद्धांत के अनुसार, यानी टीचिंग का कौन सा सिद्धांत है जो ये कहता है कि एक टीचर को अपना जो पढ़ाने का तरीका है उस पढ़ाने के तरीके को सेलेक्ट और रिजेक्ट करना चाहिए बिना किसी प्रिजुडिस के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। इसको मतलब को समझो। इसका मतलब यह है कि जब भी टीचर टीचिंग कराता है तो टीचर का अपना एक वे होता है टीचिंग का। तो जिस टीचिंग वे से टीचर टीचिंग करा रहा है, यदि उस वे से बच्चों की जो लर्निंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही, बच्चे समझ नहीं पा रहे टीचर के उस वे ऑफ टीचिंग से, तो इट मीन्स टीचर का वे ऑफ टीचिंग ठीक नहीं है। तो ऐसे में टीचर को अपना वे ऑफ टीचिंग जितनी बार चेंज करना पड़े, यानी कि जो करंट टीचिंग वे है उसको वहीं रिजेक्ट करे और उसकी जगह एक न्यू टीचिंग वे डेवलप करे, और जितने न्यू टीचिंग वेज उसको डेवलप करने पड़े उसके लिए ऑलवेज उसको जो है प्रिपेयर होना चाहिए। तो टीचर हैज टू सेलेक्ट और रिजेक्ट द वे ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ लर्निंग, यानी जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सके, टीचर का वे ऑफ टीचिंग वो होना चाहिए। इसी को कहते हैं कि टीचर को अपने वे ऑफ टीचिंग में जितने सुधार लाने पड़े, अपना जो करंट टीचिंग वे है वो चेंज करना पड़े, नए जो वेज हैं, नए जो मेथड्स हैं वो उसको जितने डेवलप करने पड़े उतने डेवलप करने के लिए ऑलवेज प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और इसी बात को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच। And this principle of multiple line approach says that a teacher has to select or reject the way of teaching without any prejudice, without any, हम कह सकते हैं कि without blaming the students, स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं करना, टीचर को अपने वे ऑफ टीचिंग में जितने चेंजेस करने पड़े उतने चेंजेस करने के लिए ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच। अब आपको पता है कि कॉन्क्रीटनेस इसको हिंदी में कहते हैं मूर्तता का सिद्धांत। और मूर्तता का सिद्धांत क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस बिलीव्स इन, किस में बिलीव करता है कि इफ द नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इट कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली इन आवर माइंड। यदि नॉलेज को गेन किया जाता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मतलब किसी भी चीज को हम देख करके या उसको टच करके, उसको हम खा के, सूंघ के, इस तरह से उस चीज के बारे में हम समझें, यानी उसको रियल ऑब्जेक्ट के रूप में सामने रख के अगर टीचर उसकी टीचिंग कराएगा तो वो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस है। लर्निंग बाय डूइंग सजेस्ट सम एक्टिविटीज दैट द टीचर हैव टू फॉलो, एंड दीज एक्टिविटीज फर्स्ट ऑफ ऑल model reading by the teacher, and then imitation reading by the students, silent reading by the students, and उसके बाद writing of difficult words। ये एक्टिविटीज टीचर को इन्वॉल्व करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, बच्चे खुद लर्न करेंगे, खुद से डूइंग करके। टीचर के साथ साथ बच्चे भी डूइंग कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम लर्निंग बाय डूइंग। एंड नेचुरलनेस, यू नो वेरी वेल, नेचुरलनेस कई स्तर पे काम करता है। इट मीन्स जो चीज़ स्वाभाविक है, जैसे स्किल टीचिंग करानी है तो सबसे पहले एल, फिर एस, फिर आर, फिर डब्ल्यू। और इसके अलावा नेचुरलनेस का मतलब है अगर लैंग्वेज में नेचुरलनेस लानी है तो उसके लिए एक्सपोजर जरूरी है। एक्सपोजर मेक्स एनवायरमेंट एंड द एनवायरमेंट क्रिएट्स जो है नेचुरलनेस। तो उसमें लैंग्वेज एक्विजिशन वाला फॉर्मूला लागू होता है। तो यहाँ बात आती है मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इज रिलेटेड टू। ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग का जो संबंध है वो इनमें से किससे रिलेटेड है? जो भाषा सामग्री है लैंग्वेज में जो आपको सिखाना है, सिखाने से पहले उसकी जो ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग की जाती है उसका संबंध किससे है? तो देखिए, आपने पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन। तो ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग का संबंध होता है जी दरअसल ग्रेडेशन से। द ग्रेडेशन एम्स एट मेकिंग द सेलेक्टेड लैंग्वेज मटेरियल इजी टू टीच, इजी टू लर्न। यानी कि जो भी मैटर सेलेक्ट किया है टारगेट लैंग्वेज का, उसको पढ़ाने से पहले उसका ग्रेडेशन करना जरूरी है। और ग्रेडेशन से ही जो सेलेक्टेड मैटर है उसमें 3 क्वालिटीज आएंगी, सिंप्लिसिटी, फेमिलियरिटी
एंड टीचेबिलिटी। जब ये चीज़ें आएंगी तो उसके लिए हम दो काम करते हैं, पहले ग्रुपिंग और उसके बाद सीक्वेंसिंग। तो ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग का जो संबंध है, यानी अरेंजमेंट ऑफ सेलेक्टेड लैंग्वेज मटेरियल इन ए प्रॉपर ऑर्डर सो दैट इट मे बी इजी टू टीच, इजी टू लर्न, जिसको सीखना और सिखाना आसान हो जाए। तो इसमें आता है जी ग्रेडेशन। दरअसल प्रेजेंटेशन में तो क्या होता है, जो भी मैटर सेलेक्ट किया है उसको लेसन वाइज क्लासरूम में बिफोर द स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट करना है। एंड सिलेक्शन में मैटर को सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें 6 प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी, रेंज, कवरेज, अवेलेबिलिटी, टीचेबिलिटी एंड लर्नेबिलिटी। वहाँ वो बात चालू होती है। और टेस्टिंग का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा ग्रेडेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल प्लानिंग आर कॉल्ड। यानी वो गोल्स, अब आपको पता होना चाहिए गोल्स। इन गोल्स हमें 2 टाइप्स के हैं, एक तो है आपके एम्स, एक है आपके ऑब्जेक्टिव्स, यानी लक्ष्य और उद्देश्य। एम्स का मतलब है आपका लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब उद्देश्य। तो आपको याद होना चाहिए कि एम्स जो होते हैं इनकी जो नेचर होती है वो जनरल होती है, और ऑब्जेक्टिव्स की नेचर जो है दरअसल वो स्पेसिफिक होती है। एम्स आर रिलेटेड टू द होल एजुकेशनल प्लानिंग, ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द इंडिविजुअल प्लानिंग और द लेसन प्लानिंग और द डे टू डे प्लानिंग। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एम्स कैन नॉट बी मेजर्ड इजीली, ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव्स कैन बी मेजर्ड इजीली। और अगर बात करें एम्स के केस में, इन द केस ऑफ एम, यानी इन केस ऑफ एम्स नो टाइम लिमिट टू अचीव। एम्स के बारे में हम नहीं कह सकते कि उनको इस टाइम लिमिट में हम अचीव कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम कह सकते हैं दे कैन बी अचीव्ड इन ए टाइम लिमिट। एंड नेक्स्ट करें एम्स के केस में, दे आर नॉट इमीडिएट वैल्यूएबल फॉर द टीचर। ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव्स आर द इमीडिएट वैल्यूएबल फॉर द टीचर। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है वो गोल्स जिनका संबंध इंडिविजुअल प्लानिंग से होता है। तो इंडिविजुअल प्लानिंग से रिलेटेड जो गोल्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। आई थिंक आपकी ये बात समझ में आई होगी, आंसर है आपका ऑब्जेक्टिव्स। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए, और ये क्वेश्चंस थे आपके टीचिंग मेथड वाले सेक्शन से। आई होप इससे आपको फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा, आप अपने सिलेबस को कवर करेंगे। इसी चीज़ के साथ अब मैं कहूँगा ओके, बाय बाय, नमस्कार। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।